अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी आदमी बिजनेस करना चाह रहा है तो क्यों चाहेगा, मतलब उसका फायदा क्या है। जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करा करते थे आपस में, अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर रखा है तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे होगी। कल को आपसे आ जाए कोई क्वेश्चन पूछ ले, वाई एलएलपी कॉन्सेप्ट, आपको मन में तो क्लियर है, बट आप इन पॉइंट्स को यूज लेके आप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में। अब अगर कोई एलएलपी इंडिया में नहीं बनी बट इंडिया के बाहर बनी तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी सर्विस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। बट वहां पे चेंज इतना सा है, एक थोड़ा सा ग्लिच इतना सा है, कानून के द्वारा कुछ चीजों की कोई लिमिट सेट कर रखी है क्या। तो मैंने सारे के सारे इनके आपस में डिफरेंस इन 3 चीजों में बांटे और आपको फटाफट याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी। म्यूचुअल एजेंसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब शेयर होल्डर और जो कंपनी है वो एक दूसरे के एजेंट है नहीं, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी अपने हिसाब से काम करती है। आप जो मेरे साथ ये चैप्टर खत्म करोगे ना, आपका पूरा का पूरा मेरे साथ ही क्लोज हो जाएगा, मतलब कोई भी अलग से जाके आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो गाइस एलएलपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेस बनाते हैं पहले। मैंने कहा यार सवाल ये उठता है, सर ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्यों। ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसको हम कंपनी कहते हैं, तो सर ऐसा क्यों कि हमें नया स्ट्रक्चर चाहिए। तो मैंने कहा यार इसका देखो, आप अगले 2 मिनट में आपको रीजन पता पड़ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप में अगर कोई भी आदमी बिजनेस करना चाह रहा है तो क्यों चाहेगा, मतलब उसका फायदा क्या है। मैंने कहा यार इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहां पे एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मिलता है, आराम से आपको जैसा तरीके से धंधा करना हो करो, कोई ज्यादा यहां पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्लेक्सिबली आप सारा अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर कोई कंपनी के फॉर्म में करना चाहता है तो मैं कहता हूं भैया यहां सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। समझे, यहां पे आपकी लायबिलिटी क्या हो सकती है, लिमिटेड। सर इसका मतलब अगर कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर लेना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज उसको क्या लेना पड़ेगा कि भैया उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। और अगर कोई कंपनी है और वो लिमिटेड लायबिलिटी में लेके जाना चाह रहा है, मतलब ये वाला जो नुकसान है फायदे में कन्वर्ट करना चाह रहा है और कंपनी बनाना चाह रहा है, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एक एक्ट है यार, उसके हिसाब से सब कुछ चलेगा। मतलब उस एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, उसमें 470 आपके सेक्शंस हैं, 7 स्केड्यूल्स हैं, मतलब इतना भारी भरकम इतने प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ना, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर आपको बढ़िया लग रहा है, तो आप कह रहे हो यार दोनों में से ना कुछ कुछ चीजें बढ़िया लग रही हैं बट पूरा कोई भी अच्छा नहीं है हमारे हिसाब से। तो भैया इसलिए एक नया स्ट्रक्चर लेके आया गया जिसका नाम रखा गया एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और इसमें ये दोनों डिसएडवांटेजेस को दूर किया गया। मतलब ये पार्टनरशिप है जहां आपको ये कंपनीज एक्ट का बल्कि स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, आपको फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, और साथ में लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। अब आपको समझ में आया कि यार ये वाला सिस्टम क्यों लेके आया गया। अब बट प्रॉब्लम क्या थी, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं थोड़ा आपको समझाने लगूंगा तब वहां पे काम आ जाएगा, पहले बेस बना दूंगा तो मतलब मेरे को आगे मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी और आपको फटाफट समझ में आएगा। मैंने कहा अब अगर ये जो एक्ट है ये आया 2008, अरे यार कंपनीज एक्ट तो देखो अपन 1913 से भी वैसे पहले था, बट मान लो 1913 भी देखा, 1956 भी देखा, फिर 2013 भी देखा, इसका मतलब बहुत सारे लोग ऑलरेडी होंगे जो कंपनी के फॉर्म में काम कर रहे होंगे। मान लीजिए बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में भी काम कर रहे होंगे। अरे पार्टनरशिप देखो ना आप, 1932 से तो है ही, उससे पहले भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था। तो सवाल ये उठता है भैया, व्हाट इफ आपने 2008 में एक एलएलपी का कॉन्सेप्ट लेके आए, अगर कोई यहाँ पे कंपनी है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, अगर ये कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अगर ये एलएलपी में बनना चाहते हैं तो क्या इसके प्रोविजंस हैं इसमें, क्योंकि उनके पास 2008 से पहले तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, बट अब उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या एलएलपी एक्ट 2008 में उसके भी प्रोविजन है। मैंने कहा गाइस इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक्स बताया ताकि यहां पे जब अपन पढ़ें तो आपको कनेक्शन स्टैब्लिश हो कि ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहले यार ये डेट्स हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, यही लेके आएगी, ये मिनिस्ट्री लेके आएगी, कोई नया बिल वगैरह लेके आएंगे, पार्लियामेंट में इन्होंने पास कराया,
पार्लियामेंट में पास कराने के बाद इन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंट की एसेंट ली। प्रेसिडेंट की एसेंट लेने के बाद ऑब्वियसली एलएलपी एक्ट लागू हो गया 2008 वाला पूरे के पूरे भारत में। अब मैंने कहा ये तो बेसिक्स याद करने वाली चीजें हैं। अब मैंने कहा यहां पे इस पूरे के पूरे एक्ट में 81 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 81 सेक्शंस हैं और इसमें 4 स्केड्यूल्स हैं। कितने स्केड्यूल्स हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 स्केड्यूल्स हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पे 4 स्केड्यूल क्या है। मैंने कहा आपको याद होगा जब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करा करते थे, आपस में अगर उन्होंने कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं कर रखा है तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैसे होगी, वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी हुई थी। आ रहा सुनने कि अगर ये नहीं होगा तो ऐसे होगा, अगर ये प्रोविजन के बारे में कुछ डिस्कस नहीं है तो ऐसे होगा। तो एलएलपी में जो फर्स्ट शेड्यूल है, जैसे मैंने कहा 81 सेक्शंस है वो तो अपन पढ़ेंगे, बट 4 शेड्यूल जो है उसमें सबसे पहले क्या है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डिसाइड होगी। एलएलपी की और उसके पार्टनर्स की भी आपस में डिसाइड होगी। ये कहां पे होगी मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट शेड्यूल में। अब जो सेकंड शेड्यूल है और जो थर्ड है और वो फोर्थ है, वो हमारे कौन से वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट करता है? इस वाली। आरस ने सेकंड शेड्यूल क्या कहता है कि व्हाट इफ अगर आपकी ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म है, आप उसको एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सेकंड शेड्यूल है यार, उसके थ्रू आप कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा, क्यों करेगा कोई? मैंने कहा फर्म में कोई नुकसान है, अब उसको लगा पहले ये स्ट्रक्चर नहीं था, अब मेरे पास आ रहा है तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो शेड्यूल 2 में बता रखा है भैया कैसे क्या चीजें करनी है। वैसे आपकी कोई प्राइवेट कंपनी थी, अब आपको एलएलपी में कन्वर्ट करनी है, थर्ड शेड्यूल के हिसाब से करोगे। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है कि अगर मान लो कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको कन्वर्ट होना है एलएलपी में, तो वो फोर्थ शेड्यूल में दिया हुआ है। भैया 4 शेड्यूल तो दिमाग में सेट हो गए ना यार। पहला शेड्यूल में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आ गया, दूसरे में फर्म को एलएलपी बनाया, तीसरे में प्राइवेट कंपनी को एलएलपी बनाया, चौथे शेड्यूल में अनलिस्टेड, कौन सी कंपनी बताई मेरे प्यारे बच्चों में? मैं आपको बताया कि अनलिस्टेड अगर पब्लिक कंपनी, उसको कन्वर्ट किस में कर दो? एलएलपी। सर यहां पे तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी आ गई, उसको नहीं कर सकते आप। और उसने लिस्टेड में सबका पैसा लगाया, तो सर फिर क्या करें? अगर लिस्टेड को अनलिस्ट करा लो, उसके बाद प्रोसेस है इनडायरेक्ट मेथड, वैसे डायरेक्टली उसका कुछ भी ऐसे यहां पे लिखा हुआ नहीं। तो मुझे बताओ ना, क्या पहला बेस क्लियर है? क्या आपको समझ में आया ये कन्वर्जन वाले प्रोविजंस क्यों आए? ये मैंने आपको लॉजिक बताया था। अब मैंने कहा ये जो लॉजिक समझाया, वो हम आते हैं भैया वाई पे आएंगे। किस पे आएंगे? वाई। बट उससे पहले देखते हैं, ये मान लो एलएलपी बन के आ गई, मान लो ये एलएलपी बन के आ गई, तो इस एलएलपी को एडमिनिस्टर करने के लिए एमसीए है और आरओसी। आरएस ने ये दोनों के दोनों इसका क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि एलएलपी के रिस्पेक्ट में वो रूल्स वगैरह बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रूल्स वगैरह बना सकते हैं। किसके लिए? किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रूल्स वगैरह बना सकती है। किसके लिए? एलएलपी के लिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे एमसी और आरओसी किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कोई भी रूल्स वगैरह बनाने के लिए या उसको नोटिफिकेशन के थ्रू कोई अमेंडमेंट करने के लिए। मुझे बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? अब यार वाई एलएलपी कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता के लाया हूं, वापस यहां पे दिमाग में सेट होगा। अब देखो यार, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पार्टनरशिप एंड कंपनी। क्यों? क्योंकि भैया वहां पे पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती थी और कंपनी में स्टैट्यूट बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम था। मतलब कंपनीज एक्ट है ना, 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स है, तो भैया वो स्टैट्यूट बेस्ड, उस बेसिस पे पूरा गवर्नेंस सिस्टम चलता था। तो ये दोनों ट्रेडिशनल, मतलब पार्टनरशिप में ये नुकसान था, कंपनी में नुकसान था। तो भैया अब हम क्या लेके आए? अब हम एलएलपी लेके आए। क्यों? क्योंकि उसमें मिली हमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। फिर हमें उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब स्ट्रक्चर भी आपका काम जैसे चलाना है वैसे खुद कर लो, कोई टेंशन नहीं है। और आपको फायदा मिल गया किसका? लिमिटेड लायबिलिटी वाले का बेनिफिट भी मिल गया। तो मुझे बताओ ना, जो अभी मैं बेस पढ़ाया था वो मैं आपको यहाँ पे रीड भी करा दिया। और ये मॉड्यूल का जो है वो पूरा का पूरा स्नैपशॉट टाइप है कि यार मॉड्यूल में कल को आपसे आ जाए कोई क्वेश्चन पूछ ले, वाई एलएलपी कॉन्सेप्ट, आपको मन में तो क्लियर है, बट आप इन पॉइंट्स को यूज लेके आप एक्सप्लेन करोगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। अब सर ये जो डेफिनेशन है इसका पहले थोड़ा सा अपन लॉजिक समझते हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर एलएलपी है तो आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, पक्का? मैंने कहा अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी तो सबसे पहले ऑब्वियसली ये क्या करेगी? बिजनेस करेगी। भाई कोई ना कोई आपने एक्टिविटीज के लिए तो करा ही होगा ना, बिजनेस वगैरह के लिए आप इसको फॉर्म करोगे। क्लियर है? अब जब आप बिजनेस करोगे तो बिजनेस करेगा कौन? तो ऑब्वियसली यहां पे आपके पास पार्टनर्स भी होंगे। क्या होंगे भैया? पार्टनर्स भी होंगे। क्लियर है फंडा? दिमाग में गया? अब मैं पहले
इन 2-3 चीजों को क्लियर करता हूं। मैंने कहा अगर एलएलपी में किसी को भी आप पार्टनर बनाना चाहते हो तो भैया या तो वो बंदा क्या होगा, इंडिविजुअल होगा। क्या होगा वो बंदा? इंडिविजुअल होगा, या वो बंदा बॉडी कॉर्पोरेट होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। मतलब तभी वो ये पार्टनरशिप में, एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। आ रहा समझ में? अब मेरे सामने क्या क्या वर्ड है? मेरे सामने वर्ड है, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, उसके बाद में मेरे पास वर्ड है बिजनेस। इसको क्लियर करते हैं। पार्टनर तो आपको मैंने बता ही दिया, इंडिविजुअल या क्या बनेगा, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बनेगी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार ये जो है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब, आपको ये तो क्लियर है, जो भी कंपनी फॉर्म होती है कंपनीज एक्ट के अंडर, करंट में या प्रीवियस वाले में, वो बॉडी कॉर्पोरेट होती है। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं 3 प्लस और 3 ही माइनस। क्या बोला मैंने? 3 प्लस और 3 माइनस। क्लियर है? मैंने कहा यहां पे मैं डेफिनेशन में ये डाल देता हूं कि भैया इस बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आएगी आएगी, उसके अलावा +3 है और -3। मतलब इन तीनों को भी कंपनी मानेंगे, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, बट इन तीनों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो सवाल ये उठता है वो प्लस वाले कौन है 3? अरे यार, अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यहां पे बनी ना इस एक्ट के अंडर, एलएलपी 2008, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब अगर कोई एलएलपी इंडिया में नहीं बनी बट इंडिया के बाहर बनी तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। वैसे अगर कोई कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट। तो 3 प्लस आपको समझ में आए? फटाफट देखो ना क्या इंक्लूड करता है ये। सबसे पहले एलएलपी अंडर दिस एक्ट, उसके बाद में एलएलपी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब -3 पे आते हैं। कौन से ऐसे चीजें हैं जो हम बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं लेंगे? सबसे पहला कॉर्पोरेशन सोल। कॉर्पोरेशन सोल जैसे अपने इंडिया में प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर साहब हो गए। अब इनकी जो पोजीशन है वो भी परपेचुअल है, आते जाते हैं लोग। बट सवाल ये उठता है वो किसके थ्रू आते हैं? वो कोई अपनी पब्लिक जो ड्यूटीज हैं उसको पूरे करने के लिए आते हैं, और उनको अपॉइंट कौन करता है? लॉ के द्वारा होते हैं। तो इन्होंने कह दिया भैया हम कॉमर्शियल पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब वैसे तो है वो कॉर्पोरेशन सोल है, बॉडी कॉर्पोरेट भी है, बट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस या कॉमर्शियल पर्पस के लिए हम उनको डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन सोल हटा दिया। फिर बोले जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट के अंडर नहीं लेंगे। और कल को सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि भले ही ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आप इसको बॉडी कॉर्पोरेट कंसिडर मत करना, तो हम उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। तो मुझे बताओ ना यार, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट बताओ, तो बता दोगे बॉडी कॉर्पोरेट में क्या होता है? कंपनी तो है, उसके अलावा +3 एंड -3। क्लियर है? तो मैंने कहा हमने जो अभी यहाँ डेफिनेशन बनाई उसमें हमने देखो बॉडी कॉर्पोरेट को कवर कर लिया। आरस ने इसका मतलब सर हम यहाँ पे कह रहे थे एलएलपी में ना कोई भी पार्टनर हो सकता है। कोई भी कौन? इंडिविजुअल तो हो ही सकता है, और साथ में बॉडी कॉर्पोरेट भी। इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो कि 3 और लोग आप ले आए, 3 और लोग आप ले आए जो यहाँ पे पार्टनर बन सकते हैं। मैंने कहा भैया 3 नहीं 4 लोग लेके आया हूं मैं, 4 लोग लेके आया हूं। 4 कौन से? सबसे पहला मैंने कहा कंपनी तो हो ही सकती है ना, उसके बाद इस एक्ट की एलएलपी भी हो सकती है, उसके बाद कोई एलएलपी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कोई कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इंडिविजुअल और ये 4 मतलब 5 टाइप के लोग यहां पे आके क्या बन सकते हैं मेरे प्यारे लाडलो? वो यहां पे आके पार्टनर बन सकते हैं। क्लियर है? अब मैंने कहा बिजनेस समझते हैं। अब बिजनेस क्या होता है वो समझते हैं। इसके लिए मैं आपको कोड देता हूं, वहां +3 -3 बात की थी, यहां पे मैं आपको कोड दे देता हूं, सेंड ओटीपी। अरे सेंड ओटीपी, ओटीपी आता है ना तो कई बार कहते हैं ओटीपी भेज भाई। सेंड ओटीपी मतलब हर कोई सर्विस, मतलब हर सर्विस, कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड, कोई प्रोफेशन, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस में आएंगी। क्या बोला मैंने? कोई भी सर्विस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड, प्रोफेशन, एवरीथिंग विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बिजनेस। बट वहां पे चेंज इतना सा है, एक थोड़ा सा ग्लिच इतना सा है, दैट हैज बीन डन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी। क्या बोला मैंने? विच इज डन विद द ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा कोई भी काम आपने किया और वहां पे जो आपका ऑब्जेक्टिव था, मेन कारण था, वो ये था कि आपको पैसा करना है अर्न, तो अर्निंग मनी। यहां पे क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों? अर्निंग मनी। यहां पे पैसा अपन अर्न कर रहे हैं। क्या अर्न कर रहे हैं? पैसा अर्न करने का मोटिव है। बट कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट कह देता है यार इस वाली चीज को तुम बिजनेस नहीं मानोगे,
तो कल को अगर मान लो किसी चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया इट विल नॉट बी अ बिजनेस, तो ऑब्वियसली उस चीज के लिए आप एलएलपी भी नहीं बना पाओगे, क्योंकि एलएलपी के लिए बिजनेस मस्त है। मतलब अगर आप एलएलपी बना रहे हो तो एलएलपी में कोई बिजनेस होना चाहिए, पैसा कमाने के लिए होना चाहिए। बट अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है भले ही एक्टिविटी तुम कर रहे हो बिजनेस के डेफिनेशन के बाहर है, इसका मतलब अब तुम उसके लिए एलएलपी भी नहीं बना सकते। मुझे बताओ ना, मुझे बताओ ना, क्या दिमाग में गया क्या? एवरी सर्विस ऑक्यूपेशन ट्रेड प्रोफेशन विच इज डन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजनेस। अब मैंने कहा देखो, आपने बिजनेस किया तो ऑब्वियसली अब आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप ऑपरेट करोगे। तो मैंने कहा यहां पे एक और टर्म आता है बेटा, उसको देख लेते हैं। वो टर्म है फाइनेंशियल ईयर। क्या है? कौन सा टर्म है? फाइनेंशियल ईयर। अब नाउ फाइनेंशियल ईयर क्या है? आ रहा समझे? फाइनेंशियल ईयर क्या है समझो। मैंने कहा यहां पे आया मैं, यहां पे आने के बाद मैंने यहां पे लिखा लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन, यहां पे मैं फर्स्ट केस लिखता हूं। ये ईयर चालू हुआ 1 अप्रैल 2025, लेट्स से खत्म हुआ ये 31 मार्च 2026। ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे ये ईयर चल रहा है, ठीक है, इसी में अपन केसेस बना देते हैं। केस नंबर 1, अगर कोई एलएलपी फॉर्म हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, और वो इनकॉर्पोरेट हुई 10 अप्रैल को, ठीक है। केस नंबर 2, कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई और वो इनकॉर्पोरेट हुई 30 सितंबर को। एक कोई एलएलपी है जो इनकॉर्पोरेट हुई और वो इनकॉर्पोरेट कब हुई मेरे प्यारे लाडलों? वो इनकॉर्पोरेट हुई मेरे प्यारे लाडलों लेट्स से 1 अक्टूबर को। ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इनका? तो सबसे पहले जनरल चीज फाइनेंशियल ईयर हर बार आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और वो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म होगा 31 मार्च तक। कब से चालू होगा? 1 अप्रैल, खत्म कब होगा? 31 मार्च। क्या इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन है? हो ही नहीं सकता यार, बिल्कुल बेसिक्स वाली चीज है। बट मैंने क्या कहा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक डेट दिमाग में याद रखना, 30 सितंबर के बाद, क्या बोला मैं? 30 सितंबर के बाद अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई तो वहां पे ऑप्शन दे रखा है कि भैया ये तो बेचारी 6 महीने बाद हुई है इस साल। अगर आप इस पे बर्डन डालोगे कि इस साल का, अभी तो उसने जस्ट स्टार्ट किया, बर्डन डालोगे कि अभी भी तू 5 महीने का भी बना के दे, 4 महीने का भी बना के दे, 3 महीने का भी, तो बंदे पे थोड़ा बर्डन सम हो जाएगा। तो लॉ ने रिलैक्सेशन दिया, एलएलपी ने बोला एक काम कर, अगर तू 30 सितंबर के बाद, तो यार 10 अप्रैल भी 30 सितंबर से पहले है और 30 सितंबर भी 30 सितंबर के बाद थोड़ी है, 30 सितंबर ही आया है। तो इन दोनों के केस में जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो तो 25-26 ही होगा और 31 मार्च 2026 को इन्होंने फाइनेंशियल ईयर खत्म करना है। बट जैसे ही 1 अक्टूबर आया, अब ये लोगों के पास ऑप्शन है कि तुम भैया ये जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, ये तुम जो हमें अब डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दोगे वो एक साथ 31 मार्च 2027 तक के दे देना जब से तुम बने हो। मतलब तुम्हें अब जो 31 मार्च आएगी वहां तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऑप्शन दे दिया ताकि उन पे बर्डन ना पड़े। अब सवाल ये उठता है सर ये इन्होंने 1 अप्रैल से 31 मार्च क्यों लिया? क्योंकि यार इनकम टैक्स एक्ट में भी सेम है। अरे यार यहां पे अगर दूसरा ईयर बना दोगे और इनकम टैक्स में दूसरा होगा तो फिर ना बहुत सारे ऑपरेशनल इश्यूज आते हैं। तो इन्होंने भी क्या किया, सेम डाल दिया। तो मुझे बताओ क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगर क्लियर है तो पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर मींस द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ अ ईयर टू 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब भैया 31 मार्च, जब आपने 1 अप्रैल है फिर जो फॉलोइंग ईयर है उसका 31 मार्च आपको लेना है। हाउएवर इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर, मतलब 30 सितंबर के बाद, मतलब 1 अक्टूबर या उसके बाद, द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर, या तो जो नॉर्मल हो रहा है वैसा, या फिर नेक्स्ट ईयर। तो नॉर्मली हर आदमी नेक्स्ट ईयर ही चूज करेगा यार, आ रहा समझे, ताकि उस पर बर्डन क्या हो बेटा, कम हो। तो मुझे बताओ ना क्या यहां तक का हमारे को पूरा सेट है क्या? एक बार प्लीज देख लो ना, 2 सेकंड का समय दे रहा हूं। देखा गाइस? चलिए, तो गाइस ये तीनों चीजें हमने देख ली, बॉडी कॉर्पोरेट देख लिया, बिजनेस देख लिया, फाइनेंशियल ईयर देख लिया। अब मैंने कहा इसके बाद में अब हम अगर बढ़ेंगे तो कुछ 2-3 टर्म्स और देखते हैं। मैंने कहा जैसे
आपने कंपनीज एक्ट पढ़ लिया हो तो उसमें सबसे पहले ये डिफाइंड है यार कंपनी क्या होती है, राइट? तो हम कहते हैं कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट 2013 में या कोई पुराने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। बट व्हाट इफ यहां पे अभी तक हमने ये तो देखा ही नहीं एलएलपी क्या होती है। अरे यार एलएलपी मतलब जो रजिस्टर्ड है एलएलपी 2008 के अंडर, मतलब 2008 एक्ट के अंडर जिसको इनकॉर्पोरेट करा दिया गया है, रजिस्टर करा दिया गया है, इसका मतलब वो क्या है, एलएलपी। अब ये जो एलएलपी है, ये एलएलपी का एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी होता है जिसमें भैया पार्टनर्स के आपस में सारे रिलेशनशिप और बाकी सारी की सारी चीजें लिखी हुई रहती है। अभी डिटेल में आगे अपन करेंगे, अभी पहले एक बार बेस बना रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, लेट्स से कि सर क्या एलएलपी एलएलपी है, मतलब सिर्फ यही एलएलपी होगी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होगी? मैंने कहा अभी तो पढ़ के आए थे। मैंने कहा यार देखो समझो ना, एक एलएलपी होगी जो इंडिया में बनी है, वो अपनी एलएलपी है, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी एलएलपी। बट अगर व्हाट इफ ये एलएलपी 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गई, बट मैंने कहा व्हाट इफ अगर कोई एलएलपी है आरएस में एंड दैट एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई है तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे? मैंने कहा यार अब आप पहले ये चेक करो, अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई एलएलपी इंडिया के बाहर बनी है तो क्या उसका कोई इंडिया में एक्टिविटी है, क्या वो इंडिया में कोई बिजनेस कर रही है, कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है? तो भैया अगर यस है तो हम कह देंगे वो फॉरेन एलएलपी है। क्या कह देंगे? फॉरेन एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर कोई एलएलपी 2000 एक्ट में रजिस्टर्ड है वो तो हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। बट अगर कोई इंडिया के बाहर एलएलपी है तो हम चेक करेंगे अगर इंडिया में कुछ उसका एक्टिविटी है क्या भैया, अगर है तो हम कह देंगे वो हमारे लिए कौन सी है, फॉरेन एलएलपी है। बट सर मान लो बाहर है और उसका इंडिया में कुछ भी नहीं है तो हम उसको क्लासिफाई क्यों करेंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बट इट इज जस्ट अ एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में तो आएगी। क्लियर है? चलिए, अब मैंने कहा सर ये जो एलएलपी आपने यहां पे बताया तो इसका मतलब सारी एलएलपी नॉर्मल एलएलपी होगी? मैंने कहा नहीं नहीं, अब देखो ना 81 सेक्शंस है, तो कुछ एलएलपी को इन्होंने ये कहा यार, जैसे हम वहां कहते थे ना स्मॉल कंपनी हमने प्राइवेट कंपनी के अंडर भी बनाई, वैसे यहां पे भी एलएलपी के अंडर बनी स्मॉल एलएलपी। क्या बनी? स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी का मतलब क्या होता है? छोटी एलएलपी। बट छोटी एलएलपी को कहीं कहीं रिलैक्सेशन दिए जा सकते हैं। अब छोटी एलएलपी का क्राइटेरिया क्या है भाई? देखो मेजर तो दो क्राइटेरिया, पहला कंट्रीब्यूशन, मतलब जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आपस में मिलके, मतलब इसमें एक लिमिट है 20 लाख, 20 लाख की लिमिट दे दी, 25 सॉरी 20 क्या आ गया 25 की लिमिट दे दी, और एक टर्नओवर की लिमिट दे दी, टर्नओवर की दे दी 40 लाख। अभी अपन देखेंगे यार, अभी अपन पूरा का पूरा देखेंगे इसको, या कई बार कोई और टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है कि अगर आपको स्मॉल एलएलपी बनना है तो ये भी पूरा करना पड़ेगा। बट मेनली ऑब्वियसली हमारे पास 1 और 2 है जो हम चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, पहले जो पढ़ा वो निपटाते हैं। फॉरेन एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट दे आर हैविंग देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। उसके बाद में एलएलपी है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ एन एलएलपी or between the LLP and its partner, which defines the mutual rights and duties of partners, their obligation towards each others and towards the LLP। यार हमने ऑलरेडी देख लिया, उसके बाद हम मॉड्यूल का कंटेंट का रीड मार रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद में स्मॉल एलएलपी, मैंने क्या कहा था? पहला कंट्रीब्यूशन डज नॉट एक्सीड 25, मतलब 25 लाख तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी लिमिट देख के आए थे। उसके बाद में टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 लाख, टर्नओवर किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 40 लाख। सर ये नो ब्रैकेट में लाइन लिखी है ना, ये आपने नहीं पढ़ी, और सच हायर अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़, आ रहा समझे? और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50 करोड़। तो सर ये जो सच हायर अमाउंट है, इसका क्या मतलब है? तो मैंने क्या कहा, सुनो ना, वैसे तो लॉजिक तो है, देखो ये तो बात है, लॉजिक सारे पता होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, बट ये ऐसा लिखा हुआ है, बच्चे तो इसको क्या करते हैं, ऐसे प्लेनली रीड करके चले आते हैं। बट यार प्लेनली रीड करके जाएंगे तो मजा थोड़ी आएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ी आएगा। कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा बेटा जब हम इसका लॉजिक देखेंगे। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने कहा यहां पे अगर लिखा हुआ है, लेट्स से कि यहां पे लिखा हुआ है 25 लाख आरएस ने, और लिखा हुआ है सच हायर अमाउंट
इसको डिकोड कर लेते हैं क्योंकि बहुत बार मिलेगा, कंपनी में भी मिलेगा। और सच हायर अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग, क्या बोला मैं, नॉट एक्सीडिंग आरएस में जो भी XYZ रुपीज लिखे हुए हैं आरएस में। इसका मतलब क्या है आरएस में, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे भी लिखा है और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग। दिमाग में गया है क्या आपके, पक्का? अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 25 लाख रुपए है आरएस में, कोई और हायर अमाउंट भी प्रेस्क्राइब्ड हो सकता है, बट ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज जो कि यहां पे अभी 5 करोड़ है। ठीक है, अब समझना। मुझे बताओ, अगर आपने IRF पढ़ लिया होगा तो अलग बात है, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता रहा हूं। आज कोई भी बिल होता है, वो बिल क्या होता है, पार्लियामेंट में पास होता है, पहले पार्लियामेंट में पास होता है और उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है, प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करते हैं। जब वो साइन करते हैं तो वो बिल क्या बनता है, एक्ट बनता है, और फिर वो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये इतना लंबा प्रोसेस है। अगर यहां एक्ट में सिर्फ 25 लाख लिख के छोड़ देंगे, अब यार इन्फ्लेशन तो बढ़ी रहा है, धीरे धीरे हमारे यहां पे भी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, तो उन्होंने कहा यार ये स्मॉल लिमिट जो है ना, स्मॉल LLP की लिमिट 25 लाख तो कम लग रही है यार, कोई भी कर पा रहा है, तो इसलिए इन्होंने कहा 40 लाख कर देते। बट अगर मान लो ये आगे की कहानी मिसिंग हो, तो आप 25 से 40 लाख करने के लिए मतलब आप कानून में बदलाव लेके आ रहे हो, तो वापस आपको पेश करना पड़ेगा, फिर वो अमेंडमेंट आएगा। तो इन्होंने स्मार्ट गेम क्या खेला, इन्होंने कहा कि करंट में लिमिट है 25 लाख, और कोई हायर अमाउंट भी हो सकता है जो आप चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 5 करोड़ से ऊपर मत कर देना। इसका मतलब 5 करोड़ तक की लिमिट जो है वो तो आसानी से बदली जा सकती है, बट अगर कल को यहां पे स्मॉल LLP की लिमिट 6 करोड़ करनी चाहे कंट्रीब्यूशन की, तो फिर इनको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। आई होप बेटा जितना मैं आराम से आपको क्लीनली समझा सकता था समझाया, आई होप आपके दिमाग में ये गया होगा यार, आ रहा समझ। और देख लो आगे वाला यार, और कोई अदर टर्म्स एंड कंडीशन है तो भैया वो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। क्लियर है, दिमाग में गया क्या, एक बार फटाफट इसको देख लो। चलिए गाइस, देखा रहेगा आपने। अब मैंने कहा गाइस इसके बाद ना अब आते हैं LLP के कैरेक्टरिस्टिक्स, बट ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, पहले मैं आपको क्या करूंगा, कंपनी को, पार्टनरशिप को और LLP तीनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। ये सब चीजें तो आप अपने आप बता दोगे, तो जब मैं अभी खत्म करूंगा ना, ये सारे के सारे पार्ट आपको ऑटोमेटिकली आते होंगे, सारे के सारे पार्ट आपको ऑटोमेटिकली आते होंगे। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इन तीनों के बीच का डिफरेंस करते हैं। तो अब डिफरेंस तो ज्यादा होते हैं, अब डिफरेंस जब ज्यादा होते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज बनाई। मैंने कहा इनके फीचर्स आपस में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, तो मैंने कैटेगरी बनाई और 3 कैटेगरी यहां पे मैंने बांटी, कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 3। पहली कैटेगरी मैंने उनकी बनाई कि यार ये बेसिक चीज है कि अगर कंपनी बनेगा तो यार कंपनी बनते ही ये फीचर्स आ जाएंगे, LLP बनते ही ये आ जाएंगे, पार्टनरशिप बनते ही ये आ जाएंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो पार्ट आएगा वो ये आएगा, क्या इनके आपस मतलब जो बिजनेस है वो बिजनेस कैसे चलेगा, आर्स में बिजनेस के रिगार्डिंग सारी चीजें होंगी। और उसके बाद थर्ड आएगा कि कोई स्टेच्यूटरी कोई लिमिट है क्या, मतलब कानून के द्वारा कुछ चीजों की कोई लिमिट सेट कर रखी है क्या। तो मैंने सारे के सारे इनके आपस में डिफरेंस इन 3 चीजों में बांटे और आपको फटाफट याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। अब देखो सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कंपनी बनी, आरएस ने कंपनी बनी, LLP बनी, पार्टनरशिप, सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अभी आप दिमाग में सेट करके आए हो, मुझे बताओ क्या बॉडी कॉर्पोरेट में LLP आता है, आता है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी आती है, आती है, बट पार्टनरशिप थी क्या, नहीं। इसका मतलब LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, बट पार्टनरशिप इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑलरेडी हम लोग ये डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही आपने कंपनी बनाई, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी अपने नाम से एग्रीमेंट करती है, कोई उस पर केस करता है, वो किसी पे केस कर सकता, सब कुछ चलेगा, सेम टू सेम LLP में भी होगा। बट क्या ये पार्टनरशिप में होता है, नहीं। पार्टनरशिप अपने मेंबर से डिफरेंट नहीं है, आरासन में वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, आरासन में ये दोनों है। उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में कोई आदमी गया तो ऑब्वियसली डिसोल्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहां पे आप देखो, कंपनी और LLP में परपेचुअल सक्सेशन होता है, अगर किसी की डेथ भी हो जाती है, बिजनेस चलता रहता है, आगे पास ऑन होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लायबिलिटी, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, इन दोनों में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये भी हम डिस्कशन करके आए।
तो मुझे बताओ ना, क्या हमने 4 हमारे फीचर्स वाले पॉइंट कर लिए क्या मेरे प्यारे लाड? क्या हमने हमारे 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स वाले पॉइंट कर लिए क्या? नंबर 1, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट होते हैं या नहीं होते? नंबर 2, क्या यहां पे परपेचुअल सक्सेशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? नंबर 3, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे लिमिट, अगेन मैं कोई सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसे बीच बीच में से बता रहा हूं, सीक्वेंस बतानी नहीं भाई मुझे, सीक्वेंस तो मैं आपको दिखा के लाया हूं। मैं ये कह रहा हूं बॉडी कॉर्पोरेट है कि नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी है कि नहीं है, परपेचुअल सक्सेशन है कि नहीं है, लाइबिलिटी किस तरह की है, हमने इनके फीचर्स के बेसिस पे 4 पॉइंट बना डाले। अब हम बनाएंगे बिजनेस के बारे में। मुझे बताओ, बिजनेस के बारे में मैं आपको सोचने पे पहले मजबूर कर रहा हूं ताकि वो डिफरेंसेस दिखाऊं, दिमाग में जाए कि यार जब ये बिजनेस चलेगा तो ये बिजनेस कैसे चलेगा। मतलब सबसे पहले तो क्या इनके बीच में कोई एग्रीमेंट होता है क्या? क्या इनमें कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बनते हैं कि नहीं बनते? ये आपस में जब बिजनेस को कैरी भी करेंगे, किस तरह से ये लोग कैरी करने वाले हैं? अब मान लो बॉडी कॉर्पोरेट है तो कैसे पता पड़ेगा बॉडी कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है? कोई सील वील का चक्कर है इनके या नहीं है? तो मैंने कहा गाइस, अब हमारे जो है ये बिजनेस के रिगार्डिंग पॉइंटर्स आएंगे, उनको कवर करेंगे। सबसे पहले एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट होता है ना, एलएलपी में एलएलपीए हम पढ़ के आए ना, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। वहीं यहां पे आप देखोगे कंपनी में एमओए एओए होता है, वहां पे आप देखोगे पार्टनरशिप डीड होती है। तो भैया है यहां पे क्या है? यहां पे इनके डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट म्यूचुअल एजेंसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एजेंसी मतलब शेयर होल्डर और जो कंपनी है वो एक दूसरे के एजेंट है नहीं, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी अपने हिसाब से काम करती है। वहीं अगर ट्रेडिशनल पार्टनरशिप देखोगे तो हम कहते हैं पार्टनरशिप का तो मेन फीचर है देयर इज म्यूचुअल एजेंसी। मतलब जो पार्टनर है वो फर्म को बाइंड कर सकता है, फर्म की जो एक्टिविटी है उससे पार्टनर भी बाइंड है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी बाइंड कर सकता है। मतलब आप देखो ना, पार्टनर कहां गया यार, पार्टनर जो है वो एजेंट है, यस किसका? यहां पे एलएलपी नहीं आएगा या पार्टनरशिप फर्म आएगा। ऐसा समझो जो पार्टनर है वो पार्टनरशिप फर्म का भी क्या है? एजेंट है, और साथ में पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट है। बट एलएलपी में आप देखो डिफरेंस है, एलएलपी में पार्टनर एजेंट है, एलएलपी का मतलब जो पार्टनर करेगा उससे एलएलपी बाइंड होगी, वो सब तो चलेगा, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, वो बाइंड ही नहीं कर सकते। वहां पे कंप्लीट म्यूचुअल एजेंसी होती है, पार्टनर भी एक दूसरे को बाइंड करते हैं, यहां पे पार्टनर एक दूसरे को बाइंड नहीं करते। मुझे बताओ ना, क्या दो आपके दिमाग में गए क्या? मैं जो बोला, मैंने कहा म्यूचुअल एजेंसी आपके दिमाग में घुसा, अपन क्या बात कर रहे हैं? पहला डॉक्यूमेंट, दूसरा म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। यार यहां पे मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए कंपनी के केस में आप डायरेक्टर अपॉइंट करते हो और यहां पे सारे के सारे पार्टनर जिम्मेदार होते हैं। बट अभी मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, बट थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए। मैंने कहा होता क्या है, यहां पे एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट आता है। तो सर पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर में क्या फर्क है? जो पार्टनर होते हैं वो पूरी बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहते हैं, बट कुछ पार्टनर आपको डेजिग्नेट करने पड़ते हैं और ये कहना पड़ता है कि भाई लीगल कंप्लायंसेस वगैरह के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। तो यहां पे क्या होता है, सारे पार्टनर्स बिजनेस भी मैनेज करते हैं, जिम्मेदार भी हैं। यहां पे डायरेक्टर्स को रखा है धंधा मैनेज करने के लिए। भाई यहां पे नॉर्मली बिजनेस के लिए कौन है? पार्टनर्स हैं, सारे सब पार्टिसिपेट करेंगे, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे जो लीगल कंप्लायंसेस और जो पेनल्टीज वगैरह आ रही हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मुझे बताओ ना, क्या हमारा यहां तक गया? सेकंड वाले पार्ट में भी हमने 3 कर लिया, एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट, म्यूचुअल एजेंसी, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, दिमाग में गया। अब चलिए नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। क्या एलएलपी और कंपनी को रजिस्टर कराना कंपलसरी है? 100% ना, इसीलिए तो पूरा कानून है, इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस है, बट पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं। अब बढ़ते हैं गाइस अपन अपने अगले पॉइंट पे, जिसका नाम है कॉमन सील। तो भैया कॉमन सील कंपनी के केस में आपको ऑलरेडी पता है हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, आपकी इच्छा है, कंपलसरी नहीं है। पहले हुआ करता था, अब नहीं है। एलएलपी के केस में अगेन बेटा, एलएलपी के केस में कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप कॉमन सील रख रहे हो तो वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास रहनी चाहिए, और जब भी उसको अफिक्स किया जाएगा 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने करा जाएगा। अब मैंने कहा पार्टनरशिप में तो इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैंने कहा गाइस देखो हम लोग कहां पे पहुंचे, हमने 4 ऑलरेडी कवर कर लिए थे पहले फीचर्स, अब हम 5 बिजनेस रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया। मुझे बताओ ना, एक बार वो 4 वापस प्लीज गो थ्रू करवा दो ना, एक बार शॉर्ट में प्लीज गो थ्रू करवा लो, आपको याद होगा यार आरस में। और उसके बाद अपन ने अगले 5, 6, 7, 8 एंड 9 अगले 5 पॉइंट भी हमने कर लिए। सबसे पहले मुझे बताओ बेटा, 5 आपने कौन कौन से किए? मैंने कहा क्या हमने यहां पे बॉडी कॉर्पोरेट किया? सबसे पहला हमने कौन सा किया कि भैया ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है। उसके बाद हमने कहा
ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। क्या बोला हमने? सेपरेट लीगल एंटिटी है। अरे भाई देखो ना यार, हमने ये सारे के सारे कवर किए कि नहीं किए? फिर हमने लाइबिलिटी वाला भी कवर किया कि नहीं किया? मुझे बताओ, क्या फर्स्ट और सेकंड याद आ रहा है? मैंने कहा जितनी बार अपन रिवाइज करते हुए चलेंगे ना गाइज, उतनी बार हमारे दिमाग में सेटअप रहेगा। मैंने कहा उसके बाद हमारे पास क्या है? परपेचुअल सक्सेशन एंड लिमिटेड लाइबिलिटी की बात। क्लियर है? अब मैंने कहा ये जो 5 और 9 है, 5 से लेकर 9 तक मैं आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कराता हूं। मुझे बताओ, वैसे अगेन मैं सीक्वेंस में नहीं बता रहा हूं, अब मैं आपको याद करने के लिए एक टेक्निक दे रहा हूं कि अगले 5 आपको कैसे याद रखने हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या आपको रजिस्ट्रेशन, मतलब आज अगर कोई कंपनी काम कर रही है, कोई एंटिटी काम कर रही है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराएगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसके जो भी कोई एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट होंगे, उन पे वो क्या करेगी? कॉमन सील लगाएगी। अरे भैया बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो लगाएगी कि नहीं लगाएगी? कॉमन सील लगाएगी। अब वो कॉमन सील क्यों लगाएगी? क्योंकि उसको बिजनेस चलाना है भैया, तो मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आ गया। एंड देन ये चेक करो कि क्या मेंबर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एजेंसी है या नहीं, तो अपने आप 5 याद रह जाएंगे। मैंने कहा ये देखो ना, जो हमारी पूरे 5 से 9 तक की कहानी है, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट या डॉक्यूमेंट, उसके आगे कॉमन सील, फिर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और म्यूचुअल एजेंसी। अब गाइज मुझे एक बात बताओ, समझो ना, मैंने कहा यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। अब हम थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, स्टैट्यूटरी लिमिट। सबसे पहले मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं। अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं तो मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम कितने चाहिए? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। वही एलएलपी की मिनिमम तो 2 है, बट मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। कंपनी के केस में यार डिपेंड करता है, ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7 मिनिमम। मैक्सिमम ओपीसी में तो 1 ही, प्राइवेट में 200 और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने कहा ये स्टैट्यूटरी लिमिट आ गई। आ रहा समझे? अब मैंने कहा उसके बाद में क्या कानून क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ बिजनेस हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो सकता है या नहीं हो सकता? मैंने कहा इन केस ऑफ पार्टनरशिप इजीली ट्रांसफर नहीं होता, कंसेंट तो चाहिए बाकी सब पार्टनर्स की। इन केस ऑफ एलएलपी बाकी पार्टनर्स की कंसेंट से कर सकते हो। इन केस ऑफ कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी है तो फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनी है तो रिस्ट्रिक्शन होगी। याद है प्राइवेट कंपनी? अरे यार मैं अज्यूम कर रहा हूं आपने कंपनीज एक्ट मेरे साथ कवर कर लिया होगा। तो कंपनीज एक्ट में हमने क्लियर किया था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी के 3 चीजें होती है, जिसमें से एक है रिस्ट्रिक्शन। तो मुझे बताओ ना, क्या स्टैच्यूटरी में मैक्सिमम हो गया, मिनिमम हो गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गया, लास्ट इज किस तरह का बिजनेस कर सकते हो? तो भैया पार्टनरशिप में सिर्फ प्रॉफिट का धंधा, एलएलपी में सिर्फ प्रॉफिट का धंधा। अरे हम पढ़ के भी तो आए हैं सैंड ओटीपी के थ्रू। अब मैंने कहा मुझे बताओ, कंपनी के केस में प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, नॉट फॉर प्रॉफिट भी हो सकता है। अरे कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी होती है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो मुझे बताओ ना, क्या हमारे पास ऑलरेडी हमने कितने कर लिए थे? पहले 4, फिर कर लिए 5। अब गाइज उसके बाद मुझे बताओ ना, अगले हमने कितने कवर किए? 10, 11, 12 एंड 13। मुझे बताओ ना मेरे प्यारे बच्चों, 10 क्या कहता है? मैक्सिमम कितने लोग। 11 क्या कहता है? मिनिमम कितने लोग। 12 क्या कहता है? अरे ओनरशिप को क्या ट्रांसफर करा जा सकता है। और ये बोलता है किस नेचर का धंधा आप कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ना, जैसे आपको मैंने 13 पॉइंट्स बताए ना, इन 13 पॉइंट्स में आपने एक एक चीज समझ ली कि 13 पॉइंट्स में आपने देखा, अगर कल को एग्जाम में सवाल आ जाए पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में डिफरेंस बताओ, आपके पास अब 13 पॉइंट्स हैं यार। पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में बताओ तो भी 13 पॉइंट्स हैं। पार्टनर कंपनी और एलएलपी के बीच में बताओ तो भी आपके पास क्या है? 13 पॉइंट्स है। इसलिए आप देखो मैंने क्या किया आपको, मैंने जब अभी आपको पढ़ाया था, मैंने फीचर्स छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे मेरे प्यारे बच्चों? मैंने फीचर्स छोड़ दिए थे। फटाफट एक बार फीचर्स पे चलें। अब आप देखो ये जो फीचर्स थे, ये फीचर्स थे मैंने छोड़ दिए थे। क्यों? कैरेक्टरिस्टिक क्यों छोड़े? पहले मैंने कहा एक बार इतना डिटेल व्यू समझ लेते हैं, ये अपने आप याद हो जाएगा। क्या है यहाँ पे? पार्टनरशिप क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट होती है यार, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, लिमिटेड लायबिलिटी है। क्या ये फीचर वाले 4 पॉइंट है या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने कहा उसके बाद में एलएलपी में एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी। मैं म्यूचुअल एजेंसी थोड़ा सा एक बार आपको बता देता हूं यार। देखो आप ये समझो, मैंने कहा अगर मैं म्यूचुअल एजेंसी की बात करूं, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं यार। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अपन ऊपर ऊपर से निकालेंगे
भले ही वन शॉट हो, बट डिटेल लेक्चर में से कुछ छोड़ेंगे नहीं। अब देखो आप, मैंने कहा यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि एक एलएलपी है और एक नॉर्मल पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, तो मैंने कहा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। मैंने कहा अभी आपको बता देते हैं। मैंने कहा जब मैं एलएलपी की बात करता हूं मेरे प्यारे लाडलो, एलएलपी में क्या होता है, मान लीजिए अपने पास तो दो ही लोग हैं जो एलएलपी बनाते हैं बेचारे बार बार, ए और बी। कंपनी भी ये बनाते हैं, एलएलपी भी ये बनाते हैं, तो ये एलएलपी बना दी इन्होंने, ठीक है। अब सवाल ये उठता है, मान लो ए ने कोई एक्ट किया और क्या वो एक्ट बाइंड कर सकता है एलएलपी को? तो हमने कहा यस बिल्कुल कर सकता है, मतलब पार्टनर एलएलपी को बाइंड कर सकता है इन एलएलपी। बट अगर मान लो क्या ए ने कोई एक्ट किया और क्या वो बाइंड कर सकता है बी को? तो मैं ये कह रहा हूं नो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एलएलपी के केस में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट इतने तक है कि पार्टनर बाइंड कर सकता है एलएलपी को, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट के थ्रू बाइंड नहीं कर सकता। बट वहीं पे अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूं और अगर मान लो ए और बी पार्टनरशिप में होते, ए और बी क्या करते, पार्टनरशिप में होते, और ये पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे होते, तो भैया ये जो ए है ये पार्टनरशिप को भी बाइंड कर सकता है और ये जो ए है ये बी को भी बाइंड कर सकता है। अरे यस के नो? तो पार्टनरशिप में तो पूरी प्योर सब कुछ म्यूचुअल एजेंसी है, एक दूसरे को बाइंड किया जा सकता है, बट यहां पे सिर्फ पार्टनर किसको बाइंड कर सकता है, एलएलपी को, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। चलिए, अब मैंने कहा ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हम किस पे आए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। आपको ऑलरेडी पता है भैया, पार्टनर्स बिजनेस मैनेज करते हैं और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, लीगल कंप्लायंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कहा मैंडेटरी है। उसके बाद में कॉमन सील का भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में मैक्सिमम पार्टनर हो गया, मिनिमम पार्टनर्स हो गया। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद में क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके दो छोटे छोटे पॉइंट जो यहां पे लिख नहीं रखे, बट वो भी हम यहां पे बात कर लेते हैं। सर कौन से ऐसे पॉइंट है जिनकी आप बात करना चाहते हो? मैंने कहा देखो, मैंने कहा पहला पॉइंट है मेरा जिसमें मैं बात करूंगा इन्वेस्टिगेशन। किसकी बात करूंगा? इन्वेस्टिगेशन। एक पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन को लेके और एक पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों ई फाइलिंग से लेके, कि आज ई फाइलिंग अगर अपन करने की बात करें तो वो क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई एलएलपी गड़बड़ कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कोई अथॉरिटी अपॉइंट कर सकते हैं और वो अथॉरिटी क्या होगी, इन्वेस्टिगेट करेगी किसके, एलएलपी के कामकाज को, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगी। आरएस में किसके पास पावर है, ये सीजी के पास पावर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ई फाइलिंग, पूरे एक्ट में जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह या चीजें प्रिस्क्राइब्ड है, वो सारी की सारी आपको एमसीए पोर्टल पे जाके वहां पे आपको फॉर्म्स वगैरह सारे मिल जाएंगे और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट और चीजों की आपको क्या करनी है, ई फाइलिंग करनी है। क्या करनी है? ई फाइलिंग करनी है। और जो भी ई फाइलिंग होगी ऑब्वियसली उसको आप डिजिटली साइन करोगे, तभी तो ऑथेंटिकेट होगा कि यस ये सारे के सारे एलएलपी ने क्या कर रखे हैं, ऑथेंटिकेट कर सके। तो मुझे बताओ ना गाइस, क्या यहां तक का हमारे पूरा दिमाग में सेट हो गया? तो गाइस दिमाग में तो सेट होना ही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अब चलते हैं हम एडवांटेजेस में। तो सर ये एडवांटेजेस ना बड़ी ऐसी टेंशन होती है, याद नहीं रहती। मैंने कहा अभी आपको देखो, मुझे आप सिर्फ अगले 2 मिनट दे दो। मैंने कहा एलएलपी तो समझ में तभी आएगी ना जब आप उसका फील लोगे। आरस ने तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एलएलपी का फील लेना पड़ेगा। फील लेंगे तो ही तो पता पड़ेगा इसमें क्या फायदा है। तो अब देखो, सबसे पहले नंबर 1 एफ, फील का क्या आया, एफ। सबसे पहला फायदा फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है। आपको डिसाइड करना है आपको कंट्रीब्यूशन कितना करना है। इजी टू फॉर्म है यार, आसानी से बन सकती है। अगला ई, डिसॉल्व करना भी याद, बनाना आसान, बंद करना आसान। मुझे बताओ फ्लेक्सिबल क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर। इजी क्या है, बनाना। इजी क्या है, उसको बंद करना। और उसके बाद एल क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। मैं आपको एक और चीज बता दूं यार, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। मुझे बताओ फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज। उसके बाद में अपना क्या हो गया, एल मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी में वापस यार आप ये समझो कि यहां पे पार्टनर्स होते हैं और यहां पे एलएलपी होती है।
आप ये समझो एलएलपी जो है उसकी तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मतलब एलएलपी के तो जितने एसेट है वो सारे बेचे जा सकते हैं, बट ये लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? ये लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? ये है मेंबर मतलब पार्टनर्स की। अब लिमिटेड वर्ड आने का मतलब क्या है? जब ये एलएलपी बनी होगी तो इन्होंने बोला होगा ना कि हम इतना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो इनकी जो लिमिट है लायबिलिटी पे वो उनके कंट्रीब्यूशन तक की है, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने बताया है। तो मुझे बताओ क्या फील तक आगे आपने को समझ में? कैपिटल स्ट्रक्चर इजी, इजी है बनाना, इजी है बंद करना, और लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। उसके बाद में भैया लेस है क्या? लीगल और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। ये तो हम बात कर रहे थे जब मैं आपको लेक्चर स्टार्ट किया, मैं आपको बताया था ना कि हमें एलएलपी क्यों चाहिए? कंपनी ऑलरेडी है, पार्टनरशिप ऑलरेडी है, हमें इसलिए चाहिए मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि इसमें स्टैच्यूटरी बेस्ड गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, 470 सेक्शन नहीं है जो हमें मैनेज करने, तो लेस लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। एंड द नेक्स्ट इज एक ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेट्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अग्रीमेंट, मतलब आपके पास बिजनेस को चलाने का अपना एक तरीका है। तो मैंने कहा यहां पे देख लो, हमने कहा फील लो, तो मुझे बताओ ना, एफ मतलब क्या? फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, ई मतलब इजी टू फॉर्म, इजी टू क्लोज, लिमिटेड लाइबिलिटी, लेस लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, और ये ऑर्गेनाइज्ड भी है, ऑपरेट भी करता है किस बेसिस पे? एग्रीमेंट के बेसिस पे। आरएस में दिमाग में गया क्या? अब मुझे बताओ ना, क्या आपको एडवांटेजेस याद करने में यहाँ पे कोई डिफिकल्टी होगी? मेरी गारंटी है होगी नहीं। आप जब मेरे साथ ये चैप्टर खत्म करोगे ना, आपका पूरा का पूरा मेरे साथ ही क्लोज हो जाएगा, मतलब कोई भी अलग से जाके आपको कोई चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। मुझे बताओ गाइस, क्या यहां तक जो मैंने ये सारा बताया पूरा आपके दिमाग में सेट है क्या? 2 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट इसको देख लो। चलिए गाइस, दिमाग में सेट हो गया। तो गाइस अब अपन चलते हैं। मैंने आपको कहा था कि डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको अच्छे से नहीं समझाया था, मैंने कहा था समय आएगा फिर डिस्कस करेंगे। मैंने कहा देखो आप ये समझो, पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर दो यहां पे अलग अलग चीजें हैं। पहला पार्टनर और दूसरा यहां पे मैंने कौन सा वर्ड लिखा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार एक पार्टनर नाम की चिड़िया और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की चिड़िया है, तो दोनों में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। मैं जब कहता हूं कोई पार्टनर है, तो भैया पार्टनर जो है वो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, आ रहा समझ में, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है। अब ये मत पूछना यार बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है, पूरा पूरा मैं आपको समझा के लाया हूं कि यार ये चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी और ये चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा बट डेजिग्नेटेड पार्टनर हमेशा इंडिविजुअल ही होता है। कौन होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर हमने पहले बता दिया कि कौन बन सकता है, हु कैन बी द पार्टनर, तो ये हमने बता दिया हु कैन बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम मिनिमम भी कर लेते हैं अपन, मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना। मैंने कहा भैया देखो, इसमें दो लोग हैं जो पार्टनर हो सकते हैं, और मैक्सिमम की मतलब पहले मैक्सिमम कर देते हैं वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम कितने पार्टनर होने चाहिए किसी भी एलएलपी में? 2। वैसे ही यहां पे भी मैक्सिमम की ऐसे कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। बट सवाल अब ये उठता है, सवाल ये उठता है, आप मेरी बात सुनना, फिर इनका काम क्या है एक बार वो भी क्लियर कर लेते हैं। इनका भैया वर्क क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। भाई इसकी जिम्मेदारी है पूरे धंधे को चलाना। अरे सारे के सारे एलएलपी में पार्टनर होते हैं, वो क्या करते हैं? धंधे को मैनेज करते हैं। वहीं मैं जब डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करता हूं, ये जिम्मेदार है लीगल कंप्लायंसेस के लिए। किस लिए जिम्मेदार है? लीगल कंप्लायंसेस के लिए जिम्मेदार है मेरे प्यारे बच्चों। आ रहा समझ में? अब मैंने कहा यहां तक समझो, यहां तक की कहानी अगर क्लियर है, अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा अब समझने वाली बात है, वापस बता दूं मैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर उन्होंने रखा, इसका मतलब ये है कि वो धंधा चलाएंगे। नहीं भैया, धंधे में तो सब पार्टिसिपेट करेंगे, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लीगल कंप्लायंसेस के लिए कौन जिम्मेदार है? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब सवाल है मेरा, केस सुनो। सबसे पहला केस मेरे पास आया, क्वेश्चन बना रहा हूं मैं मन से, ठीक है। मैंने कहा लेट्स से देयर आर 2 पार्टनर्स, 2 पार्टनर थे, आ रहा समझे? 2 पार्टनर थे। अब 2 पार्टनर में क्या हुआ?
लेट्स से एक पार्टनर था ए, एक पार्टनर था बी। मैंने कहा ए की डेथ हो गई। अब ये जो एलएलपी है ये अकेला बंदा चला रहा है, कौन? बी। और अगर इसने डेथ होने के बाद 6 मंथ्स तक भी उसको पता था कि भैया ए मर चुका है, फिर भी उसने ऐसा चलाया आरस ने, तो ऑब्वियसली यहां पे बी अब इन सब चीज के लिए पर्सनली लायबल हो जाएगा आरसन में। पहला तो ये दिमाग में डाल लो। सर ये दिमाग में चला गया, मैंने कहा तो अगले वाले में आओ। क्लियर है? अगले वाले में आओ। सर आपने कहा कि 2 पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बट अगर ये 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो भैया जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सब को डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे। अगर 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो हम ये मान लेंगे कि जितने भी पार्टनर होंगे उनको हम क्या मान लेंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लेंगे, टाइम लिमिट ओवर होने के बाद। क्लैरिटी है? अब मैंने कहा व्हाट इफ, अब देखो मैं दिमाग में आपके सवाल डाल रहा हूं, बाकी मैं भी क्वेश्चंस में भी कवर करूंगा, मैं जब अभी थ्योरी कवर कराऊंगा तब भी कवर करूंगा। मैंने कहा व्हाट इफ सर आपने ये बोला कि एलएलपी को इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट बना सकते हैं, बट डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिविजुअल होते हैं। तो बोले सर अगर मान लो ए बंदा है और यहां पे बी लिमिटेड है, तो ये दोनों मिलके एलएलपी तो बना सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल बना सकते हैं, बट सर अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एक ए इंडिविजुअल है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है, बट बी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल तो है नहीं, तो अब यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर कैसे बनेगा? तो भैया देखो ए तो बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे जो बी लिमिटेड है, लेट्स से इसने पी को अपॉइंट करेगी अपने नॉमिनी को कि भैया मेरे बिहाफ पे ये बनेगा डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो ये पी इसका नॉमिनी बनेगा यहां पे डेजिग्नेटेड पार्टनर। अरे स्टोरी समझ में आ रही है क्या? मैंने क्या कहा, पहले ही कॉन्सेप्ट समझ के दिमाग को क्लियर कर लो, आगे कोई दिक्कत आनी नहीं है। तो फटाफट अब अपन चलते हैं आगे। देखो इधर क्या है, सबसे पहले पार्टनर की कहानी। हु कैन बी द पार्टनर? इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट। एटलीस्ट कितना? 2 डिस्क्वालिफिकेशन। ध्यान रखना, अगर कोई बंदा अनसाउंड माइंड का है, कोई इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट में भी 2 कैटेगरी है, एक ऐसा आदमी जिसने कोर्ट को अप्लाई किया कि सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, और कोर्ट ने कर दिया, बट हो सकता है किसने अप्लाई किया बट कोर्ट ने अभी तक उसको एडजस्ट नहीं किया, बट ये दोनों मतलब 3 लोग हो गए, एक अनसाउंड माइंड, एक एडजस्ट जो इंसॉल्वेंट हो गया, एक बंदा जिसने अप्लाई किया इंसॉल्वेंसी के लिए बट अभी तक एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग है, तो वो बंदा भी क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड हो गया। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? इंडिविजुअल हो सकता है। अब देखो डिफरेंस क्या है, वहां इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट, यहां कौन है? इंडिविजुअल। अब मैंने कहा आप सुनो ना, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब एक और चीज बेटा, एक और चीज, एटलीस्ट 1 रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए? 1 रेसिडेंट इन इंडिया तो होना ही चाहिए। मतलब इंडिविजुअल है बट लेट्स से वो इंडिया के बाहर है, मतलब नॉन रेसिडेंट है वो, तो नॉन रेसिडेंट का क्राइटेरिया नहीं चलेगा। हमें डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या चाहिए? एटलीस्ट एक तो चाहिए रेसिडेंट लोकल, जिसको हम टच अपॉन करें। An individual shall be considered as resident in India if they have stayed in India for a period of not less than 120 days during the financial year. अगर फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन कोई बंदा रह गया तो इसका मतलब हम उसको क्या मान लेंगे? रेसिडेंट मान लेंगे। मुझे बताओ क्या बेसिक क्लियर है? अब मैंने क्या कहा, सुनो ना, एक चीज और मुझे कवर करानी है, यहां पे इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं तो इजी रहेगा। देखो डेजिग्नेटेड पार्टनर का, किसी भी बंदे को अगर आपको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है तो आप उसको क्या करोगे? प्रायर कंसेंट लोगे डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए, रिक्वायरमेंट लोगे कि भैया उसके पास वैलिड नंबर वगैरह होना चाहिए या डीपीआईएन होना चाहिए, और वो लायबल रहेगा। कोई भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, कोई भी लीगल पेनल्टीज हैं, उनके लिए वो जिम्मेदार रहेगा। इफ द नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर फॉल्स बिलो 2, ऑल द पार्टनर्स विल डीम टू बी द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। क्लैरिटी है? दिमाग में गया? क्या चेंजेस इन डेजिग्नेटेड पार्टनर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। अपॉइंट न्यू डेजिग्नेटेड पार्टनर विद इन 30 डेज। अगर आप किसी को चेंज हटा रहे हो, एक रिमूव कर रहे हो और नंबर 2 से कम हो रहा है, तो 30 दिन के अंदर आपको नया डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या करना है? अपॉइंट करना है। तो मुझे बताओ ना, क्या हमने पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर को डिटेल में समझ लिया? उसके बाद में क्या हमने केसेस के थ्रू भी समझ लिया कि कोई अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन केस लॉ बन के आए तो क्या हम आंसर देने वाली पोजीशन में रहेंगे? 100% रहोगे यार, मेरी गारंटी है। अटकोगे नहीं तुम, आ रहा समझे? बट तुम्हें फील करना पड़ेगा कि ये टॉपिक चल क्या रहा है। आ रहा समझे? तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे बेटा इनकॉर्पोरेशन पे। किस पे बात करेंगे? कि अगर आपको इनकॉर्पोरेट करानी है एलएलपी तो प्रोसेस क्या है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर।
तो गाइज लेट्स बिगिन विद द इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट। अब मैं आपको इतना क्रिस्प तरीके से इनकॉर्पोरेशन पढ़ाऊंगा कि आपको फटाफट मतलब भी अगले 5 मिनट में पूरा का पूरा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है। आपको बस थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके मेरी बात सुननी है। मैंने कहा सुनो, मैंने कहा हमारे पास 2 लोग हैं ऑलरेडी, ए और बी। इन्होंने ये सोचा कि यार हमें ना एक एलएलपी बनानी है। अब एलएलपी इनको बनानी है। अब लेट्स से आप जानते हो ये भैया राजस्थान के, ए और बी दोनों, और इनको एलएलपी बनानी है आरएस में राजस्थान के अंदर। मैं स्टेट का नाम बता रहा हूं, अभी क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा। तो अब ये लोग क्या करेंगे, तो मैं अभी शॉर्ट में तुम्हें दिमाग में सेट करने के लिए मैं बता देता हूं कि हम 3 चीजें हमें करनी पड़ेगी। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको नेम रिजर्व कराना पड़ेगा, मतलब आपको एप्लीकेशन एक फाइल करनी पड़ेगी। और एप्लीकेशन जब आप फाइल कर रहे हो तो आपको अपनी एलएलपी का नाम रिजर्व कराना पड़ेगा। लेट्स से इन्होंने नाम रिजर्व कराया ए बी एलएलपी। ने क्या नाम रिजर्व कराया, ए बी एलएलपी। अब अगर इनका नाम अवेलेबल हुआ और उन्होंने अलाउ किया तो नाम रिजर्व होगा, और नाम ये 3 मंथ्स के लिए रिजर्व हो गया। सर 3 मंथ्स के लिए रिजर्व हो गया, इसका क्या मतलब है? अगर ये 3 मंथ्स के लिए रिजर्व हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब अब इनकॉर्पोरेट कराने के लिए आपके पास इतना समय है, फटाफट सारी फॉर्मेलिटीज करो। अब भाई इनकॉर्पोरेट कराना होगा तो कंपनी क्या करे, ये एलएलपी वाले लोग क्या करेंगे? मैंने कहा ये बहुत सारे मतलब ये स्टेटमेंट फाइल करेंगे। सबसे पहले तो स्टेटमेंट जब फाइल करेंगे उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स भी करेंगे फाइल, और डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ स्टेटमेंट के साथ साथ ये लोग फीस भी देंगे। क्या देंगे? फीस। सर आप थोड़ा सा आइडिया दे दो, ये जो स्टेटमेंट है ये कौन सा स्टेटमेंट होगा? मैंने कहा और देगा कौन? भैया स्टेटमेंट तो ये होगा ना, जैसे कंपनी के केस में डिक्लेरेशन होती है, यहां पे स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट होता है कि एक्ट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है। कौन देगा? भैया जो भी बंदा सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई एडवोकेट हो, जो भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, और कोई भी ऐसा बंदा जिसने एलएलपी में सब्सक्राइब किया है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में, वो बंदा। ये दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? स्टेटमेंट देंगे कि सब एक्ट की फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई किया गया है। और रही बात डॉक्यूमेंट, तो भैया डॉक्यूमेंट के टोटल 7 पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हैं? 7। सर 7 पॉइंट है। बच्चा कहता सर याद नहीं रहता। अभी देखो तुम कैसे याद नहीं रहेगा, भूल के बताओ मुझे। मैंने कहा देखो 2 पॉइंट है और 5 पॉइंट है। क्या बोला मैं? 2 पॉइंट है, 5 पॉइंट। पहले 2 बता देता हूं। मैंने कहा भैया ये जो आप डॉक्यूमेंट दोगे उस फॉर्म में दोगे जो आपको प्रेस्क्राइब्ड है, ऑब्वियसली उस फॉर्म में देना पड़ेगा जो आपको प्रेस्क्राइब्ड है। मैंने कहा उसके बाद में कोई और अगर इंफॉर्मेशन, अरे ये 5 इंफॉर्मेशन तो हम दे ही रहे हैं डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, और भी कोई इंफॉर्मेशन बोल दे तो वो भी देनी है। ये तो 2 बहुत जनरल पॉइंट है यार। और 5 क्या है? मैंने कहा 5 क्या, यहां पे चीजें कितनी है? अरे यहां पे चीजें कितनी है? एक एलएलपी है, एक हमारे पास पार्टनर नाम की चिड़िया है, एक हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की चिड़िया है। मैंने कहा यार 3 चीजें मांगेंगे एलएलपी की, एक पार्टनर की और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर की। देखो पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर का तो आपको नाम और एड्रेस दे देना है। क्या दे देना है? नाम और पता। एलएलपी की 3 चीजें, नाम देना, पता देना, अरे भैया तुम्हारा प्रपोज्ड बिजनेस क्या है वो देना। अब मुझे बताओ ना क्या प्रोसेस हमारे दिमाग में गया? मैं बोला ए और बी ने कहा हमें एलएलपी बनानी है, एलएलपी के लिए पहले नाम रिजर्व करो, नाम 3 महीने के लिए रिजर्व हो गया। अब आपको क्या देना है? स्टेटमेंट देना है, डॉक्यूमेंट देना है, फीस देनी है। अरे एलएलपी को बनाने के लिए पैसे लगेंगे ना यार, तो ये जो फीस है ये तो आप दे दोगे जो भी प्रेस्क्राइब होगी। स्टेटमेंट किसका? अरे सीए सीएमए लॉयर, जो भी बंदा इन्वॉल्व है किसमें, फॉर्मेशन में, और एक वो बंदा जिसने सब्सक्राइब किया था इनकॉर्पोरेशन में, वो बंदा देगा। और डॉक्यूमेंट में क्या होगा? 7 पॉइंट है यार, उस फॉर्म में देना जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो और इन्फॉर्मेशन मांगे वो भी देना। और 5 चीजें किसका? एलएलपी का, पार्टनर का, डेजिग्नेट पार्टनर। अरे पार्टनर डेजिग्नेट पार्टनर का तो 1-1 पॉइंट है, नाम और उनका पता देना है। एलएलपी में 3 है, नाम देना, पता देना, और क्या प्रपोज उनका बिजनेस है वो आपको देना पड़ेगा। मुझे बताओ ना क्या हमारे दिमाग में पूरा का पूरा ये प्रोसेस गया? तो मैंने कहा अगर ये गया ना तो पहले ये देख लेते हैं। ये पहला वाला पॉइंट, 3 महीने के लिए एप्लीकेशन दो, स्टेटमेंट दो। भैया कौन देगा? क्या देगा स्टेटमेंट में? सारे एक्ट के रूल्स कंप्लाई किया है, एक्ट को, सारे रूल्स को किया है, कौन देगा?
ये बंदा देगा, और एनीवन हु हैज सब्सक्राइब्ड हिज नेम टू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, मैंने कहा भैया नाम एंड एड्रेस एंड प्रपोज बिजनेस, एलएलपी वाले 3 पॉइंट, उसके बाद पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर के एक एक पॉइंट। क्लियर है? मैंने आपको देखो साथ साथ याद भी करा दिया। अब मैंने कहा उसके बाद क्या होगा, मान लो जैसे ही आपने ये सब किया, अब मैंने कहा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनो ना। अब क्या होगा, ये सब जाएगा प्रोसेस रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, अब सबसे पहले रजिस्ट्रार कौन सा सर, अरे हम कौन से स्टेट में है, राजस्थान, राजस्थान का आरओसी स्टेट में कौन सा है, जयपुर वाला, तो आप उस जयपुर वाले आरओसी को अप्रोच करोगे। अब वो जो रजिस्ट्रार होगा, उस रजिस्ट्रार को 14 दिन के 14 डेज के अंदर अंदर तुम्हें ये सारा मतलब अपना रजिस्टर में नाम वाम लिख के इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, और वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, कंक्लूसिव एविडेंस हो गया कि भैया एलएलपी रजिस्टर हो गई, और अब आज से मुबारक हो, तुम बॉडी कॉर्पोरेट हो। क्या हो मेरे प्यारे लाडलो, बॉडी कॉर्पोरेट हो। मुझे बताओ ना यार, प्रोसेस याद हो गया ना यार? भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखी है। मुझे बताओ कि यहां तक का प्रोसेस क्लियर है? अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। 30 दिन के लिए एलएलपीए भी दे दो, एग्रीमेंट दे दो एलएलपी का, रजिस्ट्रार इसको 14 दिन के अंदर रजिस्टर करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट बन गया। भाई मैं सारा पढ़ाने के बाद पूरा ये आपको रीड करा रहा हूं, और कोई इन्फॉर्मेशन जो प्रिस्क्राइब है, 7 पॉइंट हो गए ना, ये 7 किस में, डॉक्यूमेंट में। उसके बाद पेनल्टीज, अब ये 8वां पॉइंट क्या है, ये सेपरेट पॉइंट है, इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट तो वहीं खत्म हो गए। पेनल्टीज क्या है भाई, जनरल पेनल्टी है, कोई और स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं है, तो 500 रुपए पर डे लगेगी, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी होगी, 50,000। बट अगर आपने कुछ गलत, आपने ये जो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट जो भी कोई बात करो, कोई भी फॉल्स चीज दे दी, तो जिस भी बंदे को उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज थी या जिसने ये गड़बड़ चीज करी, तो भैया आपको 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, एंड आपके ऊपर फाइन भी लग सकता है। आरएस में मिनिमम 10,000 है और मैक्सिमम 5 लाख तक का आप पे फाइन। जेल 2 साल की, फाइन 10,000 से लेके 5 लाख तक का। मुझे बताओ ना, दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया? अब मैंने कहा अब आते हैं नेम पे, नेम को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। सर क्या रह गया नेम के लिए? अरे यार सीधी सी बात है, अपन ने नाम की बात की थी, तो हमने ये तो क्लियर कर लिया था कि यार हमें नेम को रिजर्व करना होगा। इसमें तो देखो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है, नाम को आपको क्या करना है, रिजर्व करना है। बट मैंने कहा जब आप नेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लो आपने कोई नाम रखा, जैसे 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 मैंने नाम रख दिया, जैसे जैसे एक फ्लिपकार्ट चलता है, मैंने फ्लिपकार्ट नाम रख दिया, फ्लिपकार्ट, और फ्लिपकार्ट नाम से मैंने कहा मुझे एलएलपी बनानी है। अब मैंने कहा फ्लिपकार्ट नाम से मुझे एलएलपी बनानी है, तो अब 2 चीज हो सकती है। मैंने कहा जैसे मैंने अप्लाई किया, तो भैया अब ना हो सकता है प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले ही भैया उनको पता पड़ गया कि ये नाम गड़बड़ है, वो मुझे कहेंगे कि भैया ये नाम से तो एलएलपी रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगी जब मैं नाम रिजर्व करने जाऊंगा, क्योंकि बोले क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये नाम क्या है, या तो नाम अनडिजायरेबल होगा कि भैया ये नाम रख ही नहीं सकते आप, या फिर ये क्या होगा, आइडेंटिकल। तो भैया मुझे मना कर दिया जाएगा कि ये नाम आप नहीं रख सकते। आ रहा समझ में? अब सर आइडेंटिकल जो नाम होता है, किसके आइडेंटिकल? अरे भैया कंपनी के नाम से, कोई ट्रेडमार्क के नाम से, किसी के भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, वो मना कर देंगे। बट व्हाट इफ सर उल्टा हुआ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, मतलब जब ये बन रहा था या एलएलपी बन रही थी, उस समय इसको क्या किया, किसी ने ऑब्जेक्ट मतलब दे दिया ये नाम, भाई नाम एलोकेट कर दिया, तो अब क्या होगा? अब भैया क्या हुआ, फ्लिपकार्ट के ओनर है, उन्होंने कहा यार ये नाम तो साला हमारे जैसा है, हमारे जैसा ही धंधा कर रहे हैं, तो ये तो नाम हमारे से आइडेंटिकल हो गया। आ रहा समझे? अब आइडेंटिकल हो गया, तो अब इनके पास ऑप्शन है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये कहां जा सकते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। बट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने के लिए दे हैव ओनली 3 इयर्स, विद इन 3 इयर्स इनको जाना पड़ेगा, विद इन 3 इयर्स इनको क्या करना पड़ेगा, जाना रहेगा। 3 साल के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं, सर 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 इन्होंने ना 3 साल के बाद, मतलब इन्होंने सोचा अभी तो कंपनी छोटी है क्या करें, और 3 साल बीत गए। भैया 3 साल बीत गए ना, तो भैया अब वो कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। इन्होंने सोचा छोटी कंपनी है, चलो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, बट धीरे धीरे बड़ी बन गई भैया। बट अब 3 साल निकल गए, अब आप ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। बट मान लो 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, मेरे प्यारे लाडलो, 3 साल के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अप्रोच करेगी, फ्लिपकार्ट को।
और फ्लिपकार्ट को कहेगी भैया तुम्हारी एलएलपी का जो नाम है वो आइडेंटिकल है, तो आपके पास 3 मंथ्स का समय है, 3 मंथ्स का आपके पास समय है। तो 3 मंथ्स का आपके पास समय, एक काम करो 3 महीने के अंदर तुम अपना नाम क्या करो, चेंज करो। 3 महीने के तुम अपना नाम को क्या करो, चेंज करो। अब हो सकता है उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की चीजों को मान लिया, हो सकता है नहीं माना और नाम नहीं बदला। अगर नाम बदल दिया तो आरओसी को बता दो भैया, आरओसी तुम्हें नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट अगर तुमने नहीं बदला तो सीजी न्यू नेम दे देगी तुम्हें। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी भैया तुमने नहीं बदला, हमने तुम्हें मौका दिया, ये तुम्हारा नया नाम है और इस नए नाम का तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। मुझे बताओ ना, क्या नाम को लेके आपको टेंशन है क्या यार? नाम को लेके आपको टेंशन है? मैंने कहा आप देखो पॉइंटर्स थियरी भी रीड कर लेते हैं, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट रीड कर लेते हैं। सबसे पहले आपका नाम के आगे एलएलपी, एंड में एलएलपी, आगे नहीं नाम के एंड में एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आना चाहिए। इन केस नेम चेंज, आप नाम चेंज खुद ही कर रहे हो, मतलब किसी और कारण से, आरओसी को विदिन 15 डेज बता दो भैया। अगर आपका नाम अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल है, इफ द एलएलपी नेम इज अनडिजायरेबल और आइडेंटिकल और टू सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग एलएलपी, कंपनी और ट्रेडमार्क, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन। वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन। बट व्हाट इफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन नेम इशू, भाई आपने इनकॉर्पोरेट करा लिया उसके बाद कोई नाम का इशू आ रहा है, तो सीजी लेटर फाइंड्स द नेम इज टू आइडेंटिकल टू एन एग्जिस्टिंग एंटिटी। सीजी को कैसे पता पड़ेगा? जो आइडेंटिकल होगी वो बताएगा। तो उस केस में मे डायरेक्ट द एलएलपी टू चेंज हिज नेम विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सच डायरेक्शन। If LLP voluntarily apply for name change the name via Form 5 after approval. File Form 3 within 15 days for agreement update. ROC will issue new certificate of incorporation within 30 days. But ROC अगर fail करती है तो CGD will allot a new name of a combination of LLP IN plus random numbers. ऐसा कोई नाम allocate तुम्हें करके दे देगी। अब मैंने कहा गाइज मुझे बताओ ना, क्या हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में कर लिए? मैं गाइज वापस कह रहा हूं, मान लो भी सेशन खत्म हुआ, अब इस सेशन खत्म होने के बाद फटाफट आप आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देखो। मोस्टली आपको इस टॉपिक से थियरी क्वेश्चन मिलेगा, आपको थियरी क्वेश्चन मिलेगा और आप फटाफट, आपको देखो मैंने थ्योरी दिमाग में सेट भी करा दी, बट व्हाट इफ थ्योरी से थोड़ा सा प्रैक्टिकल कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाए, हमने वो भी पूरे सेशन में कवर कर लिए। सो आई जस्ट एक्सपेक्ट गाइस कि आप लोग ना जैसे सेशन खत्म होगा फटाफट आरटीपी एमटीक्यू के क्वेश्चन कर लोगे, ताकि जो मेहनत यहाँ पे लेक्चर में मैंने की है, जो लेक्चर देख के आपने किए ना, उसका रिजल्ट हमें एग्जाम में मिले। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।